हाय फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम जीके के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके के टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो जीके से जो बार बार पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इसका 2 क्लास अपलोड हो चुका है, तो नेक्स्ट यह पार्ट नंबर 3 है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट 4 जल्द ही आएगा, तो आप प्ले लिस्ट जरूर देखें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आहार नाल का कौन सा इसमें से आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, मलाशय, ये भी है, ग्रास नली है, श्वास नली। ये श्वास नली मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है। देखिए, आहार नाल प्रायः 5 भागों में बटा होता है। पहला नंबर पे होता है मुख। पहले नंबर पे कौन होता है? मुख। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। और दूसरे नंबर पे होता है ग्रसनी, और तीसरे नंबर पे होता है ग्रास नली, और चौथे नंबर पे होता है अमाशय, और पांचवें नंबर पे होता है आंत्र। इसका मुख्य कार्य आहार भोजन को पचाना एवं शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो देखिए, इसमें हम साइंस जीके के सभी क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, और छोटी आंत में पूर्ण पूर्ण पाचन भोजन का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो देखिए, रक्त में पाया जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है हमारा रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और देखिए, ये जो है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी, वर्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अगर बाहर से कोई भी वायरस या कोई भी इफेक्ट करता है, तो डब्ल्यूबीसी पुलिसमैन की तरह शरीर के रक्षा करने का काम करती है। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। इसका जीवन काल कितना होता है, तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन, बहुत पूछता है। और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन हर कंपटीटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और सीएफसी, सीएफसी का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह घरेलू फ्रिज में प्रयोग होता है सीएफसी गैस का। तो हम नेक्स्ट प्रश्न, इसको कहते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको रेड कलर में क्वेश्चन को इंक्लूड किए हुए हैं। तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी। भारत की पहली आर्थिक जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी। वर्ष 2013 में छठी आर्थिक जनगणना हुई। और पूछेगा कि उसके बाद आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो वर्ष 2013 में। किस नंबर की जनगणना थी, तो वो छठी जनगणना थी। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो को फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट न हो। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को हम पिंक सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि पिंक सिटी के नाम से किसे जाना था, यानी गुलाबी शहर, तो गुलाबी शहर के नाम से जाना था है जयपुर को। जयपुर में हवा महल स्थित है, जो सवाई मानसिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था। तो देखिए, इससे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य सभी जीके जहाँ भी पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में किया था। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 ईस्वी में किए थे। इस आंदोलन के तहत सत्याग्रह, हड़ताल, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार आदि रखे गए थे। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना गया, क्योंकि रोलेट एक्ट बिना शक के आधार पर, बिना अपील, बिना दलील के किसी भी लोगों को गिरफ्तार कर सकता था। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी, तो वो थी जुंको तेबई। विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी, तो वो थी जुंको जुंको ताबेई।
नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि एसएसबी, एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल यानी सीमा सशस्त्र बल, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य है शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना। एसएसबी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बॉर्डर पे है, और अगर आप बात करिएगा सेंटर में, तो सेंटर में भारत और चाइना के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी रहती है। नेपाल के बॉर्डर पर गोरखपुर में जो है, और भारत और चाइना के बॉर्डर पर भी एसएसबी रहती है। क्लास आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? देखिए बिहार का पहला रामसर स्थल, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास कारीगर होगी। तो बिहार का पहला रामसर स्थल किसे कहा जाता है? तो वो है कंवर झील को। यह कहाँ है? तो यह बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बताना है कि इसमें से कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो वो है गोमती नदी। गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोतम ताल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो आपको अंदर से मोटिवेट करेगा। तो अगर 2 साल भी दे दिए ना अपने आप को मेरे दोस्तों, तो आप 20 साल आगे पहुंच जाएंगे उन लोगों से जो आज आपको नहीं पूछ रहे हैं। अगर आपने 2 साल भी अपने आप को दे दिया तो आप 20 साल आगे पहुंच जाएंगे उन लोगों से जो लोग आज आपको नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 15, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इतिहास में, प्राचीन इतिहास में 4 बौद्ध सभा हुई थी, 4 बौद्ध सभा हुई थी। तो पूछ रहा है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा हुई थी पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा हुई थी। पूछा है कि कौन सी बौद्ध सभा हुई थी? तो वो हुई थी तीसरे नंबर की। अगर आप चाहते हैं चारों बौद्ध सभाओं को देखने के लिए तो प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पे हम सब बता देंगे कौन सी बौद्ध सभा कब हुई थी और कौन उस समय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो देखिए 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, जिसमें मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से खींचने से साफ इनकार कर दिया था। उस समय इनफेल्ड राइफल होते थे, जिसमें गोली दागने से पहले उसे भरते समय मुख से खींचना होता था, जो कि सुअर और गाय की चर्बी से बनी होती थी। तो उसे मंगल पांडे ने खींचने से इनकार कर दिया, जो कि 34वें रेजिमेंट के जवान थे। तो 1857 की क्रांति तो जगदीशपुर से किसने किया था? तो वो किए थे वीर कुंवर सिंह। इन्हें बिहार का नेतृत्व भी कहा जाता है। और कानपुर से किए थे तात्या टोपे। बिहार से किए थे वीर कुंवर सिंह। झांसी से की थी रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पन स्थल भारत में नहीं है? यानी बताना है कि इसमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। 1857 से अगर पूछेगा लखनऊ से 1857 क्रांति के नेतृत्व किस कौन किए थे? तो 1857 की क्रांति के लखनऊ से हजरत महल ने किया था, और फैजाबाद से अबू अहमदुल्ला ने, और कानपुर से नाना साहब ने, तथा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी पर है? तो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर। और देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर। और हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है।
लोथल एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ से घर के दरवाजे पीछे से खुलने के प्रमाण मिले। और पूछता है कि सौंदर्यता किस कहाँ से मिला है, तो चंद्रधड़ों से। जैसे कि सौंदर्यता यानी लिपस्टिक के प्रमाण पूछता है कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं चंद्रधड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो कौन सी तरंग है, वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित है रेडियो तरंग? तो वो है आयन मंडल में स्थित। आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो आयन मंडल में है रेडियो तरंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ती है? तो हवाई जहाज उड़ती है समताप मंडल में। हवाई जहाज किस मंडल में? तो हवाई जहाज समताप मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए रेड कलर में क्वेश्चन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? देखिए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? और क्वेश्चन पूछेगा कि किस योजना के तहत कृषि विभाग में, तो ये थी पहली योजना जिस पर कृषि पर जोर दिया था। तो कृषि उत्पादन की दर सकारात्मक रही थी पहली योजना में। इसे हेरत डोमर मॉडल भी कहा जाता है। और लेकिन पूछा है किस योजना में, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नकारात्मक थी? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पाद में वृद्धि करना था। यह योजना नकारात्मक रही। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी कर लेंगे। तो सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का संचालन क्या कहलाता है? तो देखिए अगर सरकार जैसे कि पुराने नोटों को बंद करके अगर नया नोट का चलन करती है तो उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1,000 के नोट को बंद करके उसके जगह पे 2,000 के नोट को लॉन्च किए थे। तो वो विमुद्रीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नोटबंदी हाल ही में कब हुई थी? तो हुई थी 8 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट प्रश्न, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन शामिल है। तो संविधान में आर्थिक आयोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए संघ सूची वह होती है जो केंद्र के अंतर्गत होती है, जिस पर केंद्र सरकार फैसला लेती है। तो केंद्र के अंतर्गत होती है वो संघ सूची। और राज्य सूची होती है जिस पर राज्य सरकार फैसला करती है और राज्य सरकार के अंडर में होता है। जैसे कि स्कूल हो गया, राज्य पुलिस हो गई, और हॉस्पिटल की व्यवस्था हो गई। तो ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। केंद्र सूची जो केंद्र सरकार लेती है, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का सहअस्तित्व होता है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का फैसला होता है, जिस पर कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार पर भारी पड़ती है। देखिए समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि समवर्ती सूची में कितने टोटल विषय हैं, तो वो हैं 47 विषय यानी 47। तो समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 सूचियों का वर्णन है। क्वेश्चन पूछता है कि सूचियों का वर्णन, समवर्ती सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची का वर्णन, तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 246 में। देखिए समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जिनमें आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, व्यापार संघ आदि शामिल हैं। तो देखिए परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न से यहाँ पे कई प्रश्न बनेंगे। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 ईस्वी में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य थे या नहीं? तो संविधान निर्माण के समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान तहत संशोधन के तहत जोड़ा गया। इससे पहले मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। और क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया है। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, जोजिला पास यानी कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताना है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला और जो से जम्मू कश्मीर। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में।
जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तो यह जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। क्वेश्चन पूछेगा इसका निर्माण किस नदी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। देखिए ये कंप्यूटर का वेरी वेरी प्रश्न है, तो कौन सा है? तो वो है कोबोल। इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रेड कलर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से धन विधेयक की परिभाषा किस आर्टिकल में है? देखिए सब छोड़िए, धन विधेयक किस आर्टिकल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछने का यही तात्पर्य है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में है। तो देखिए धन विधेयक आर्टिकल 110। धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक वित्तीय मामले जैसे कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि से संबंधित है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति यानी अनुमति से अनुच्छेद 111 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, विधानसभा में बिल्कुल नहीं या राज्यसभा में नहीं। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? देखिए निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो देखिए ये नहीं है, कृष्णा है, कृष्णा। तो कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है ताप्ती नदी। ताप्ती और नर्मदा, कभी कभी ताप्ती न देकर नर्मदा भी देता है, तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो भारत की पश्चिम प्रवाह वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। देखिए ये तीनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तीनों नदियां पूरब से पश्चिम की ओर हैं। भारत में बहने वाली 3 मात्र नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती एवं माही, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो यही प्रश्न बार बार पूछता है कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो या तो ताप्ती देगा, या तो नर्मदा देगा, और या फिर ऑप्शन में माही देगा। तो यही तीनों नदियां हैं। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? तो वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी को। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 25 से 25 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार है? यानी कोई भी अगर आम नागरिक है तो उसे किस आर्टिकल के तहत अपनी संपत्ति के और अपने अधिकार के बारे में जानने का अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 19A, संविधान के 19A के तहत। और देखिए 19A के तहत ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल से संबंधित है? तो वो है 19A से, यानी बोलने का अधिकार भी करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा बोलने का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो बोलने का अधिकार आर्टिकल 19A से संबंधित है। और आर्टिकल 21 क्या है? तो जीवन जीने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता है। यह एकमात्र आर्टिकल है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो राज्यपाल को पद की शपथ गोपनीयता, राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत लोग राष्ट्रपति कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय, जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो 2018-19 के एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो से रिलेटेड अपनी राय जरूर दें। ये कल सवार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे पुलिस कांस्टेबल 2023 को टारगेट करके चैप्टर वाइज और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दी जा रही है। तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो चेक प्ले लिस्ट और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। किस प्रकार जुड़ सकते हैं? तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए और स्क्रॉल करके जब नीचे आइएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले वहाँ पे शेयर करते हैं और पीडीएफ इस क्लास की है, कोई भी क्लास की पीडीएफ वहीं पे डली हुई है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएँ। थैंक यू।